नमस्कार आप सभी को। करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। आप सभी से एक शिकायत भी है कि लगातार मैं आप सबसे बता रहा हूँ कि जो अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं या जो फैक्ट पूछे जाते हैं आपसे, कृपया उनका जवाब आप दिया करें। लेकिन अभी तक यदि हम बात करें पिछले 3 से 4 दिनों में, तो आपने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। सिर्फ आप टाइमिंग को लेकर डिस्कस करते हो, 9 बजे कर दिया जाए, 10 बजे कर दिया जाए। तो अभी फिलहाल समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 11 बजे का जो समय है निर्धारित है, इसी समय पर आपकी क्लास होगी। आप चाहें तो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे आपको मिल जाती है 11 बजे के बाद। तो अगले रात्रि 11 बजे से लेकर अगले दिन अगली रात्रि 11 बजे तक, मतलब 24 घंटे का समय होता है। कभी भी आप देख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, क्योंकि 9 बजे आगे कुछ और कक्षाएं रखनी है, तो इस वजह से इस क्लास को हम 9 बजे प्रस्तावित नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरी बात, आप सब जवाब नहीं दे रहे हो तो नुकसान आप अपना कर रहे हो, क्योंकि आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। शब्दनामा हमने शुरू किया है, हालांकि उसमें तो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों के जवाब आ रहे हैं। आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं चाहता हूँ उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, क्योंकि वो बेहतर है, बेहतर कंटेंट है, बेहतर चीज़ें हैं। ठीक है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, और शब्दनामा 2 की भी शुरुआत आज आपको देखने को मिलेगी। उससे जुड़े हुए फैक्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है। जिनकी बेस्ट प्रस्तुति रही होगी बच्चों की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सारी चीज़ें आपको शेयर की जाएंगी। आज का ये जो सेशन है ये बहुत छोटा होने वाला है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं, कुल प्रश्नों की संख्या कुल मिलाकर 7 है। सिर्फ 7 प्रश्न हैं, लेकिन इन 7 प्रश्नों के माध्यम से हम बहुत ही बृहद तरीके से, आप कह सकते हो, संपूर्ण चीज़ों को देखने वाले हैं। तो क्योंकि आपकी क्लास गैप ना हो, निरंतर चलती रहे, इसीलिए उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि कंटेंट तैयार नहीं कर पाया था किसी कारणवश, तो आपकी कक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए लगभग 7 प्रश्न हमने तैयार किए हैं। अच्छे प्रश्न हमने उठाए हैं, और उससे निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन आज के भी प्रश्न में कुछ अभ्यास प्रश्न आपको दिए जाएंगे, कुछ होमवर्क आपको दिए जाएंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस जिम्मेदारी को निभाएं और उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। स्पाइस मतलब आप जानते हो मसालों की बात होती है। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। चलिए बताइएगा कहाँ पे किया जाएगा। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। जो लोग उपस्थित नहीं हैं, आपको बता दें, जब आपका एक समय निर्धारित है 11 बजे, तो कृपया करके 11 बजे आप अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराया करें। एक फिक्स टाइम है, क्योंकि वीडियो पहले रिकॉर्ड करके इस समय पर शेड्यूल्ड की जाती है। तो आपको निश्चित तौर पर 11 बजे क्लास मिलेगी, उससे विलंब एक भी मिनट नहीं होगा। तो जब समय निर्धारित है तो कृपया इस समय पर उपस्थित रहने का प्रयास करें। और जब हमने 11 बजे रात्रि में यह कक्षा रखी थी, तो हमारा प्रयास यही था कि कम से कम आप 12 बजे तक जगो, कम से कम आप 12 बजे तक पढ़ाई करो, और 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप आराम से 5 घंटे की नींद ले सकते हो, और उसके बाद पुनः अगले दिन के कार्यक्रम को आप शुरू कर सकते हो। इसीलिए रखा गया था कि आप कम से कम 11 बजे तक, 11 आधे घंटे की क्लास होती है, तो कम से कम 11:30 बजे तक आप अवश्य अनिवार्य रूप से जो है पढ़ाई करो, अनिवार्य रूप से कम जगो। इसके बाद आप 4 घंटे 5 घंटे जो भी सोना है आप सो सकते हो। ठीक है। जो सुबह भी उठते होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुबह उठते होंगे, तो भी आपका विलंब नहीं होता होगा। आवश्यक है कि 5 से 6 घंटे की नींद आपको ली जाए। पूरी 24 घंटे में वो आपको अनिवार्य रूप से मिल ही जाती होगी। ठीक है। चलिए इसको बताइएगा, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखो यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 की बात हो रही है। आपको बता दें, इसका आयोजन महाराष्ट्र के नवी मुंबई में किया जाएगा। कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो आपको बता दें महाराष्ट्र से संबंधित चिपी हवाई अड्डा आपको याद रखना है। चिपी हवाई अड्डा, और चिपी हवाई अड्डा जो था, पिछले दिनों मैंने बताया भी था कि इसका नाम, ये नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया गया था, और यह सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। और इसका जो नाम रखा गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका नाम क्या रखा गया, किसके नाम पर। तो इसका नाम रखा गया है बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर। ठीक है। तो बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर इसका नाम रखा गया है। यह भी आपके लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बात हो रही है महाराष्ट्र से संबंधित, तो सिंधुदुर्ग जिले में यह नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बना था। आपको मैंने ग्रीन फील्ड का मतलब, आपको मैंने ब्राउन फील्ड का मतलब समझा दिया था, कई बार मैंने बताया है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ग्रीन फील्ड, आज का पहला होमवर्क है। जिनको नहीं पता है
आप निसंकोच कमेंट में बता सकते हो कि सर हमें जानकारी नहीं है, अगले क्लास में इसके बारे में जानकारी दी जाए। मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन कम से कम इतना तो करो। यदि आपको पता है तो आप बताइएगा ग्रीन फील्ड क्या होता है, ठीक है, और ब्राउन फील्ड क्या होता है, ठीक है। और संरचना विकास के संदर्भ में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होता है ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है पहला। आपको बता दें, बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो आईओसी का नाम आपने सुना होगा। आईओसी हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो बैठक है वह भी आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में होगी, यह भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक 2023 में मुंबई में होगी, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक गांव है रतन गांव, याद रखिएगा। क्या गांव मैंने बोला? रतन गांव। ये जान लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और ये रतन गांव बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी महाराष्ट्र से ही संबंधित है। और रतन गांव की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये जो रतन गांव है इससे संबंधित एक फैक्ट इन दिनों चर्चा में है, 1 से 2 दिनों में। यदि आपने समाचार पत्रों को पलटा होगा तो इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। रतन गांव में ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है रतन गांव में। और ये जो रतन गांव पड़ता है ये महाराष्ट्र में पड़ता है, यह जानकारी आपको रखनी है। तो इतनी जानकारी पहले प्रश्न से 3 से 4 फैक्ट मैंने बताए, वो आपको याद रखना है। महाराष्ट्र का जो पेज आपने बनाया होगा उस पेज में जाकर इन फैक्ट को नोट कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में हरित आयकर पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हरित आयकर पहल, इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं HARIT, हरित। हरित आयकर पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है आपको बताना है। यहाँ पे हरित का फुल फॉर्म यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, हरियाली अचीवमेंट, इसको नोट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, हरियाली अचीवमेंट रिसोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। क्या है? हरियाली अचीवमेंट रिसोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म है। और यदि आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। बात हो रही है इनकम टैक्स की, मतलब आयकर विभाग ने इसकी शुरुआत की है। आयकर विभाग चाहता है कि पृथ्वी पर, विशेष रूप से भारत की बात हो रही, तो भारत में जो हरित आवरण है उसको बढ़ाया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। और आयकर विभाग की यह मुहिम है, इसके लिए एक अलग इन्होंने टैक्स लगाया है जिससे कि वृक्षावरण को बढ़ाया जा सके, वनावरण को बढ़ाया जा सके। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हरित का फुल फॉर्म महत्वपूर्ण था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, रतले जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में ये परियोजना चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन हुआ था और भूस्खलन के कारण बहुत ज़्यादा ये विवाद का विषय बन गई है, डिबेट का विषय बन गई है ये परियोजनाएं। और इसके साथ साथ ऐसी सभी परियोजनाएं जो भूकंपीय जोनों में स्थित हैं, ठीक है, जैसे उत्तराखंड में जो परियोजनाएं स्थित हैं, लद्दाख में जो परियोजनाएं स्थित हैं, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश में जो इस तरह की जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं, उसको लेकर काफ़ी चिंताएं हैं, डिबेट का एक विषय बन गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, रतले जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है। 4 राज्य यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो जल विद्युत परियोजना है ये चंद्रभागा नदी पर है। किस नदी पर है? चंद्रभागा नदी। अब आप बोलोगे सर ये नदी तो हमने सुना ही नहीं। भैया चंद्रभागा नदी की यदि हम बात करते हैं तो चंद्रभागा जो नदी है ये चेनाब नदी का ही नाम है, ठीक है, चेनाब नदी का ही नाम है। अब यदि आपने चेनाब नहीं सुना है, चेनाब तो सुना ही होगा, और चेनाब को वैदिक काल में एक अन्य नाम से जानते थे, वो भी आपको पता होगा कि चेनाब नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे। चेनाब को वैदिक काल में यदि हम बात करें तो इसको बोलते थे अस्किनी नदी, ठीक है, अस्किनी। ये भी आपको पता होगा कि चेनाब को वैदिक काल में अस्किनी नाम से जाना जाता था। तो बात यहाँ पे हो रही है रतले जल विद्युत परियोजना की, तो यह संबंधित है चेनाब नदी से। चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं और इसी नदी को अस्किनी नदी भी वैदिक काल में कहा जाता था। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया। किस नदी पे है कहाँ पे? तो ये है किश्तवाड़ में। कहाँ पे है? किश्तवाड़ में है। किश्तवाड़ कहाँ पे है? किश्तवाड़ है जम्मू कश्मीर में। तो कहने का मतलब है कि ये परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित
है जम्मू कश्मीर की यह एक परियोजना है। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते हैं श्रीनगर इनकी राजधानी है, ठीक है, श्रीनगर इनकी राजधानी है। श्रीनगर में आपको डल झील देखने को मिलेगा, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ घास के मैदान हैं जिनको आप सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। तो सोनमर्ग और गुलमर्ग भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में चर्चा में रहा किलौया ज्वालामुखी का संबंध किस क्षेत्र से है? किलौया ज्वालामुखी की बात हो रही है, KILAUEA, ठीक है। किलौया ज्वालामुखी का संबंध किस क्षेत्र से है आपसे पूछा जा रहा है। हाल ही में एक ज्वालामुखी चर्चा में है और वैज्ञानिकों ने बताया है, भूगोलवेत्ताओं ने बताया है कि यहाँ पे आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें चेतावनियां जारी की जाए, क्योंकि यह ज्वालामुखी जो है ये कभी भी फट सकता है और इसका नाम है मौना लोआ ज्वालामुखी, ठीक है, मौना लोआ ज्वालामुखी। इसको हिंदी में लिखते हैं मौना लोआ ज्वालामुखी, ठीक है। और ये दोनों ज्वालामुखी, चाहे किलौया ज्वालामुखी की बात करें चाहे मौना लोआ ज्वालामुखी की बात करें, मौना लोआ और किलौया ये दोनों ज्वालामुखी जो संबंधित हैं ये हवाई से संबंधित हैं, हवाई द्वीप से संबंधित हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। हवाई है कहाँ पे यदि हम बात करें तो हवाई प्रशांत महासागर में स्थित एक टापू है, द्वीप है प्रशांत महासागर में, ठीक है। अब जैसे ही बात हमने किया प्रशांत महासागर को, पिछले दिनों हमने आपको बताया था कुछ फैक्ट, जैसे मैं बता रहा हूँ शायद आपको याद आ जाए कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो पहली बार किसी प्रशांत महासागर से संबंधित देश में आयोजित किया जा रहा है, द्वीपीय देश में आयोजित किया जा रहा है और उस द्वीपीय देश का नाम था फिजी। तो याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन के किसी देश में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा 2023 में, और ये विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये फिजी में आयोजित किया जाएगा। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। तो दो ज्वालामुखी आपने देख लिया, मौना लोआ और दूसरा आपने देख लिया किलौया ज्वालामुखी। ये दोनों ज्वालामुखी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे दो ज्वालामुखी की बात और हुई है, जैसे कि एक से दो ज्वालामुखी और आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा इटली में भी एक ज्वालामुखी है, इटली में जो लगातार आप कह सकते हो चर्चा का विषय रहता है। तो इटली में कितने ज्वालामुखी हैं जो प्रमुख हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। इटली के प्रमुख ज्वालामुखी कौन से हैं, कई बार मैंने आपको बताया है। तो इटली के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। होमवर्क नंबर 2 है, नहीं पता है, बार बार कह रहा हूँ, यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है आप हमें बताइएगा, हम अपने स्तर से जवाब देंगे, लेकिन बताना आपको अनिवार्य रूप से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा जीरो हिल्स नामक क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? जीरो हिल्स की बात हो रही है कि जीरो हिल्स जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना है। बताइए जीरो हिल्स का संबंध कहाँ से है? चलें बताएं, जीरो हिल्स का संबंध कहाँ से है? 4 राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं, इन चारों राज्यों में से आपको बताना है। आपको बता दें, पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय जो है वो यहीं पर बनाया जा रहा है जीरो हिल्स में, इसलिए ये चर्चा में है। और जीरो हिल्स की बात करें तो जीरो हिल्स पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले में। कहाँ पड़ता है? लोअर सुबनसिरी जिला है और लोअर सुबनसिरी जिले में ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश की। ये आपको पता होना चाहिए। जीरो हिल्स की बात हो रही है और आपको बता दें, बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, तो मैं आपको अक्सर बताता हूँ नामदफा टाइगर रिजर्व, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद आपको पक्के टाइगर रिजर्व भी याद रखना है, पक्के टाइगर रिजर्व। और जब पक्के की बात करते हैं तो यहाँ पे एक फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं पक्के पागा हार्नबिल, पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल। और पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का एक त्योहार है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिसंबर माह में नागालैंड में एक त्योहार मनाया जाता है इनकी राजधानी कोहिमा में, जिसका नाम है हार्नबिल त्योहार। और ये त्योहार पूछा जा सकता है क्योंकि दिसंबर माह में मनाया जाता है, फरवरी में परीक्षा है आपकी,
तो ध्यान में रखते हुए उसको कि भाई हार्नबिल त्योहार आए तो आप नागालैंड टिक करोगे, लेकिन पक्के पागा हार्नबिल की बात आए तो आपको अरुणाचल प्रदेश से टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन वॉयज वॉयज 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है, बताएं। ग्रीन वॉयज 2050 का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है, ये है क्या, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, फास्ट जवाब दीजिएगा। 4 विकल्प आपके पास हैं। शिपिंग क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या चिकित्सा क्षेत्र, किससे संबंधित है इसका। देखो यहाँ पे बात हो रही है ग्रीन वॉयज 2050। आपको बता दें ये है शिपिंग उद्योग को कम कार्बन उत्सर्जन वाले उद्योगों में बदलना, मतलब जो शिपिंग इंडस्ट्री है उस क्षेत्र को कम कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्र में बदलना इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो ये संबंध कहाँ से है इसका संबंध है शिपिंग क्षेत्र से। आपको बता दें 2019 में नार्वे और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के बीच यह समझौता हुआ था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। तो याद रखिए यह समझौता किनके बीच है, नार्वे और अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के बीच है। 2019 में यह समझौता हुआ था और इसका संबंध है शिपिंग क्षेत्र से, ये आपको पता होना चाहिए। इसके माध्यम से शिपिंग क्षेत्र को कम कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्र में बदला जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में घोषित अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल का संबंध किस राज्य से है। अरिट्टापट्टी जैव विविधता स्थल का संबंध किस राज्य से है आपको बताना है। 4 राज्य यहाँ पे दिए हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। उड़ीसा नहीं है भैया, इसको बोलते हैं ओडिशा। ठीक है, तो आपको बताना। चलिए बताइएगा इन चारों में से, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो सबसे पहले आपको बता दें ये तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य के मदुरई में ये है। मदुरई में यदि हम बात करें तो एक ब्लॉक पड़ता है जिसको बोलते हैं मेलूर ब्लॉक। तो मेलूर ब्लॉक में ये जैव विविधता स्थल पड़ता है, जिसको अब जैव विविधता स्थल का दर्जा मिल गया, जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिल गया है। और यह तमिलनाडु का पहला, याद रखिएगा, तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अनिवार्य रूप से इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। 35वां है तो अंतिम 5 कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। अंतिम 5 में यदि हम बात करें तो 2 त्रिपुरा में है जिनका नाम है देबारी या छबिमुरा, याद रखिएगा, देबारी या छबमुरा, बात एक ही है, ये त्रिपुरा में है। ठीक है, देबारी या छबमुरा ये लास्ट 5 में शामिल है। इसके बाद है बेंटलिंग शिव और बेंटलिंग शिव की बात करें यह भी त्रिपुरा में है। बेंटलिंग शिव के बाद तीसरा जो आपको देखने को मिलता है ये है असम में, जिसका नाम है हेजोंग कछुआ झील, ऐसे भी पूछा जा सकता है, हेजोंग कछुआ झील। और हेजोंग कछुआ झील ये असम में है। ठीक है, अगला जो आपको देखने को मिलता है वह भी असम से संबंधित है और इसका नाम है बोरजुली वाइल्ड राइस साइट। बोरजुली वाइल्ड राइस साइट, ये भी असम में है। और लास्ट जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित था, जिसको बोलते हैं अमरकंटक। तो ये 5 पता होना चाहिए, अमरकंटक मध्य प्रदेश, बोरजुली वाइल्ड राइस साइट और हेजोंग कछुआ झील असम से संबंधित, बेंटलिंग शिव और देबारी या छबमुरी ये संबंधित है, आप कह सकते हो त्रिपुरा से। तो ये अंतिम 5 आपको पता होना चाहिए और ये सभी के सभी 2022 में बने हैं। 2022 में ये बने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की जो चर्चा है यहीं पे समाप्त होती है। 2 होमवर्क मैंने आपको दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन दोनों होमवर्कों को करके सबमिट करोगे।
रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिलता है। साथ ही साथ मोबाइल ऐप सबसे अच्छी जगह है। मोबाइल ऐप में स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाओगे, नवंबर माह क्लिक करोगे, करंट अफेयर सेक्शन में नवंबर माह क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जरूरी नहीं है पीडीएफ, ठीक है। जरूरी क्या है कि ये प्रश्न जो हैं और इसके फैक्ट वो आपके नोट्स में हो। जैसे नोट्स बनाने का मैंने तरीका बताया है, तब आपकी चीज़ें बेहतर होंगी जब बार बार उसको आप रिवाइज करोगे। बाकी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।